बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। मैं हूं तलाज। तो ख़वातीन हज़रात, बड़ा हैपनिंग दिन था, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था। आज की बड़ी अहम खबरें आपके सामने रखता हूं। सबसे बड़ी खबर यह थी कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की मशरूत इजाजत दे दी गई। 6 रुकनी बेंच ने इस इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत की और फिर फैसला आया 5-1 से, और फैसला आ गया है कि जो 9 मई के 103 पीटीआई के वर्कर्स हैं उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में जारी रहेगा। और जो पहले बात होती थी कि मिलिट्री लॉज की एब्सेंस की वजह से मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है, तो यकीनन आज हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे कि ये कितनी बड़ी कामयाबी है, कितनी अच्छी खबर है और इसका क्या इंपैक्ट हमारे मुल्क में खास तौर पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे आएगा। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज एट लास्ट डीआरओज आरओज की ट्रेनिंग का आगाज कर दिया है और 3 दिन तक ये ट्रेनिंग रहेगी। 859 आरओज हैं जिनकी ट्रेनिंग की जा रही है। लेकिन आपको ये बता दूं कि इलेक्शंस एक्ट के सेक्शन 53 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान से 60 दिन पहले ये लिस्टें जारी करनी होती है, ट्रेनिंग शुरू करनी होती है, और अभी तक इलेक्शन शेड्यूल का कुछ पता है नहीं कब आएगा। अभी ट्रेनिंग तो शुरू हो गई है, लेकिन शुरू होते ही जो इस्लामाबाद के डीआरओ थे उन्होंने कह दिया है कि तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज को और इदारों को मिलकर काम करना होगा फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के लिए। यह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अकेले की बस की बात नहीं है। इस पैगाम से यह वाजे हो जाता है। साथ साथ मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि किसी इंतकामी जज्बे से नहीं आया, लेकिन हिसाब तो देना होगा। ये तो ऐसी बात हो गई है कि मैं लड़ना नहीं चाहता, बस एक घूंसा मारूंगा और थोड़ा सा खून निकालूंगा। सोचने की बात है कि इनके अपने ही बयानात में इतना तजाद क्यों है। साथ साथ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मुल्क मुश्किल में है, आपस में लड़ते रहेंगे तो दहशतगर्द इसी तरह फायदा उठाएंगे। यकीनन इस कमेंट के ऊपर भी हम आज बात करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम हम जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून में अंदर दरारें पड़ गई हैं। दानियाल अजीज और एहसन इकबाल का जो झगड़ा है वो तूल पकड़ रहा है। साथ साथ पीपल्स पार्टी के कमाल खान चांग बदीन से वो अब मुस्लिम लीग नून में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा बड़ी खबर यह भी है कि जो बाइडन अमरीकी सदर ने भारत अमरीका जाने से इनकार कर दिया है। चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था जो बाइडन को इंडिया एक 4 मुल्की कॉन्फ्रेंस के चीफ गेस्ट के तौर पे, लेकिन क्योंकि भारत पकड़ा गया है, उसकी दहशतगर्दी पूरी दुनिया के सामने आया हो चुकी है। मकरू चेहरा मोदी दहशतगर्द हुकूमत का वाजे है। इसीलिए जो उनके बेस्ट फ्रेंड समझे जाते थे इंडिया के अमेरिका, जो बाइडन, अब उन्होंने इनकार कर दिया है। इसको भी आगे चल के हम प्रोग्राम में तफसीलन डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक ऐसी खबर जिसने मुझे बहुत अफसोस में डाल दिया, मैं सोचने पर मजबूर हो गया, क्योंकि सियासत, मईशत और मुआशरत तीनों कनेक्टेड हैं एक साथ। और आज सिंध का इलाका है, सखर डिस्ट्रिक्ट का शिकारपुर, वहाँ से खबर ये आई कि वहाँ के एक सरदार थे, सरदार गाजी अमान मंग ने, जो 65 साला शख्स ने 13 साला बच्ची के लिए अपना रिश्ता भेजा। लड़की वालों ने मना किया, 5 लाख की रिश्वत ऑफर की, नहीं माने लड़की वाले, तो सरदार 13 साला बच्ची को उठा के ले गया। 3 महीने अपनी कैद पाबंद में रखा, टॉर्चर किया, उसको मारा, ज्यादती की उसके साथ। और फिर लड़की के घर वाले जब अदालत गए, इतने वक्त के बाद पुलिस ने जब कुछ नहीं किया, तो अदालत के ऑर्डर पर उस लड़की को उस सरदार के घर से बाजियाब कराया गया। ये पहला किस्सा नहीं है, ये पहली बार आपके सामने स्टोरी नहीं आई है, हमेशा आती रही है। लेकिन हम सैडली बड़े अफसोस के साथ न्यूज वाले सियासत को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, मईशत को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन सोसाइटी को, मुआशरे को सबसे आखिर में रखते हैं कि खैर है हमारे बच्चों के साथ ऐसा होता रहे। हमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इलेक्शन और सियासत की बात करनी है। मेरे साथ इस वक्त कमाल पैनल मौजूद है, तारुफ करवाता चलूं विदाउट एनी फर्दर डिले। हमारे साथ हसन अयूब साहब मौजूद हैं, बड़े मशहूर और मारूफ तजज़ियाकार हैं। हसन साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। याया फरीद साहब, माहिर कानून, बहुत मशहूर एडवोकेट हैं, थैंक यू याया साहब आपके कीमती वक्त का। साथ साथ हमें और भी बहुत सारे मेहमान आगे चल के प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। इमरान शफकत साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इससे पहले कि मैं बात करूं सियासत की और किसी और पार्टी की और इलेक्शन की और फ्री एंड फेयर, बहुत सारी चीजें हम करते हैं रोजाना ही, लेकिन जो हमारे बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात हो रहे हैं, आज फिर ये खबर आई है शिकारपुर से, जिस तरीके से उस 65 साला शख्स ने 3 महीने तक उस बच्ची को अगवा करके हब्से बेजा में रखा, पुलिस कुछ ना कर सकी, लड़की वाले अदालत गए। हसन अयूब, कितनी परेशान कुन खबर है ये आपके लिए, और इससे क्या मालूम पड़ता है कि हमारा सोशल डीएनए किस कदर तबाह बर्बाद हो चुका है? बहुत शुक्रिया जदोई साहब। बात यह है कि जो ये सरदार है जिसने ये हरकत की है, ये वाजिबुल कत्ल है। अगर तो ये बात सच है और उसने इसी तरीके से दरिंदगी का निशाना बनाया और एक बच्ची का 13 साल जिसकी उम्र थी, जो कि अभी बलूगत को नहीं पहुंची। पूरी खबर डॉन में आज छपी हुई है हसन भाई जी, पूरी खबर आज डॉन अखबार में भी छपी हुई है।
जी, बिल्कुल, मैं खाली ये बात कर रहा हूँ कि अगर ये सच है, क्योंकि मैं तो यानी चश्मदीद गवाह तो नहीं हूँ, लेकिन अगर ये सच है, जैसे ये रिपोर्ट हुआ है और ज़्यादा इम्कानात यही हैं कि ये खबर सच है, तो इस सूरत-ए-हाल में ये जो सरदार साहब हैं, ये काबिल कत्ल हैं, ये वाजिबुल कत्ल हैं और इनको यानी सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को किसी किस्म की माफ़ी जो है वो नहीं मिलनी चाहिए और हमारे रियासत के ऊपर और बिलखुसूस अगर बात की जाए तो सिंध गवर्नमेंट के ऊपर जो है ये सवालिया निशान है। हमारे जो इस वक्त सिंध के निगरान वज़ीर आला हैं यानी जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर साहब, उनका भी ये इम्तिहान है कि वो अपने टेन्योर के अंदर किस तरीके से ये मुकदमा बनवाते हैं, क्योंकि अदालतों में वो फैसले तो करते रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने इस बच्ची को इंसाफ दिलाना है। ये टेस्ट केस है निगरान सिंध हुकूमत के लिए और उस इलाके के जितने भी दीगर मोअज़्ज़िज़ीन और नोटेबल्स लोग हैं, उनको यक आवाज़ होकर इस शख्स की दरिंदगी और इसके जो जुल्म इसने किया है, इसकी मुखालफत करनी होगी हर सतह के ऊपर, लीगली भी तो ये तो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि टेस्ट केस जब तक नहीं बनाएंगे, इस किस्म के वाक़यात होते रहेंगे। तो इस किस्म के वाक़यात को रोकने के लिए बुनियादी चीज़ ये है कि जो शख्स इस किस्म के अमल में मुलव्वस हो, उसको जो है एक मिसाल बनाई जाए ताकि दीगर लोग उससे इबरत हासिल कर सकें। अग्रीड अग्रीड अग्रीड। लेकिन ये बातें हमने हसन साहब उस वक्त भी की थी जब ज़ैनब केस आया था, ये बातें उस वक्त भी की थी जब रिसेंटली फातिमा केस आया था, लेकिन हम लोग एक कान से डालते हैं दूसरे से निकालते हैं, अमल करना में आता नहीं। इमरान साहब, आपकी नज़र में मुल्क के सियासतदान किस कदर जिम्मेदार हैं सूरत हाल के कि जब सेनेट के अंदर ये नंबर्स पेश किए जाते हैं कि पाकिस्तान में 5.5 लाख बच्चा हर साल ज्यादती और रेप का शिकार होता है, लेकिन हमें कुर्सी की ज़्यादा फिक्र है, सियासत की ज़्यादा फिक्र है। इमरान शफकत साहब। नहीं, मैं थोड़ा सा इस पे इख्तिलाफ करूंगा कि जो ज़ैनब केस हुआ था उसमें उस वक्त की गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया था। तमाम हर किस्म की JIT बनी थी और बिल उनको पकड़ा भी और फिर उसको सजाए मौत भी हुई। मसला ये होता है कि जिन लोगों के साथ अच्छा ये सब क्यों हो गया था, ये इसलिए हो गया था कि जो अहले यानी कसूर बाहर आ गए थे। मसला ये है कि हम जुल्म सहते हैं, बगावत नहीं करते। तो जब तक हम जुल्म सहने की आदत इसी तरह रखेंगे तो जो काम तो किसी को यहाँ पे करके वो जिसको हम कहते हैं राजी नहीं होता। पाकिस्तान की सोसाइटी, हमारा जो सोशल फैब्रिक, सोशल सिस्टम, हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यहाँ पर कोई बंदा अपना काम करके ना राजी है ना खुश है, बल्कि अपना काम करता कोई नहीं, दूसरे के काम में हम टांग जरूर अड़ाते हैं। तो अगर इस सोसाइटी को इंसाफ चाहिए, अगर इस सोसाइटी को इंसानों वाली ज़िंदगी चाहिए, तो फिर इस रियासत के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर हमें थोड़ा सा बोझ डालना पड़ेगा, दबाव डालना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि हम इंसान हैं और हमारे साथ इंसानों जैसा सलूक होना चाहिए। गड़बड़ यहाँ पर ये है कि कानून जो है वो शक्लें देखता है, कानून जो है वो हैसियतें देखता है। सिस्टम अच्छा कानून क्यों देखता है? क्योंकि कानून जो है वो बज़ाते खुद तो कोई मुतहर्रिक चीज़ नहीं है। उनको चलाने वाले इंसान हैं, हम हैं और ज़ाहिर है कि ये बाहर से कोई नहीं आया होगा। ये जिस तरह के हम हैं, उसी तरह के ये कानून चलाने वाले और कानून पर अमल करने वाले अहलकार और अफसरान सारे उसी तरह के हैं। तो मिल मिला के जो सूरत हाल बनती है कि हमें अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास नहीं है। हम संगदिल बहुत हैं, हम एक वाक़या सुनते हैं और फिर उसको जिस तरह आपने कहा कि दूसरे कान से निकाल देते हैं, हमें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब तक हमें ये फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें अपने अंदर का इंसान हम जगाते नहीं हैं, तब तक ये चीज़ें नहीं ठीक होनी। ये अगर आप कहते हैं हुकूमत क्या करती है, हम क्या करते हैं? अच्छा वो जी सियासतदान बहुत बुरे हैं, ओके वेरी गुड, तो अच्छा कौन है? इमरान भाई, आप किसी मुझे किसी बता दें कि मीडिया कौन यहाँ के पे काम कर रहा है? आउटलेट पे, किसी चैनल पे आपने हेडलाइन में आज पूरा दिन ये खबर सुनी, देखी? मैंने तो वही कहा ना कि हम सारे एक जैसे ही हैं। सारे एक जैसे, अग्रीड। हम सब मुलव्वस हैं इसमें। दुनिया में ये बहुत बड़ी खबर होती यस, किसी भी और मुल्क में। सैड, लेकिन वेरी आप ये जो DNA की आपने बात की थी ना, ये आप इंडिया पाकिस्तान का DNA उठा के देख लें एक ही जैसा। सैडली, वेरी सैडली, वेरी जब सैडली। लोग खड़े होते हैं, लिमिट क्रॉस होती है तो फिर खड़े हो जाते हैं। राइट इमरान और जब भाई, खड़े होते हैं तो हम ले लेते हैं, इंसाफ ले लेते हैं। अल्लाह अल्लाह हमें जब दोबारा खड़े खड़ा नहीं होंगे करे, तो कोई अल्लाह हमें कोई दोबारा अपने कोई पैरों जो है पे खड़ा वो करे। राइट इमरान भाई, मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ याया भाई की तरफ। याया साहब, लीगल फ्रेटर्निटी की अगर मैं बात करूं, जो कानून बनाने वाले हैं हमारे लेजिस्लेटर्स, वो तो आपस के लिए कानून बनाते हैं, असेंबलियों में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और पावर की ही बात करते हैं।
जो तशरीह करने वाले हैं कानून की, हमारी अदलिया, आजकल तो वो एक दूसरे को ओपन लेटर्स लिख रहे हैं, जजेस ही अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं, किसी और को इंसाफ क्या देंगे। तो हमारे कानून में कितने ऐसे सुकम हैं जिसकी वजह से मुझे तो लगता है कि हमारे इन बच्चों को कानून तहफ़्फ़ुज़ फराम नहीं कर सकता। इन दहशत गर्दों को, इन क्रिमिनल्स को, इन पेडोफाइल्स को अवामी तौर पे खुल्लम खुल्ला सबके सामने नहीं लटकाया जा सकता। सजाए मौत होती तो है, लेकिन फिर भी मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता। याया साहब, आप कुछ रोशनी डालेंगे इसके ऊपर सर? जी बिल्कुल, देखिए ये कुछ केसेस हैं जो रिपोर्ट हो जाते हैं, डॉन पर आ जाते हैं या सोशल मीडिया पे मशहूर हो जाते हैं कुछ। आप देखें कितने केसेस होंगे जो अनरिपोर्टेड रहते होंगे, वो बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके हों या सिंध के हों। तो हाल ही डॉन पर आ जाना या सोशल मीडिया पे कुछ खबरें मशहूर हो जाने से तो इस सोसाइटल मेनेस को हम इसको रूट आउट नहीं कर पाएंगे। अब जहाँ तक कानून की बात आती है तो हमारे पास सख्त से सख्त कानून तो मौजूद हैं। आप पाकिस्तान पीनल कोड खोल के देखेंगे तो आपको बकरी चोरी करने के ऊपर भी एक ख़ास कानून मिलेगा। प्रॉब्लम सारी ये है कि आपकी प्रोसिक्यूशन और आपकी जुडिशल जो प्रोसीजर्स हैं वो इतने रिडंडेंट हैं और वो इतने आर्केक हो चुके हुए हैं, क्योंकि अमेंडमेंट्स कभी नहीं हुई, कभी इस सेक्टर को फोकस नहीं किया गया। सिर्फ कानून बनाने से तो चीज़ें चेंज नहीं हो जाती। अगर आपको याद हो, ज़ैनब जो वाला केस था उसके बाद भी कोई कानून बनाए गए और रेप के ऊपर भी कुछ कानून बनाए गए। तो कानून साजी से सिर्फ चीज़ें ठीक नहीं होंगी। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जुडिशल रिफॉर्म्स और जो प्रोसिक्यूशन रिफॉर्म्स हैं वो पब्लिक हैंगिंग सर, या भाई पब्लिक हैंगिंग, अवाम के सामने फांसी दी जाए, लाइव दिखाया जाए फांसी देते हुए मेरे ख्याल से। और इसके अलावा मुझे कोई और हल नजर नहीं आ रहा। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। मिलिट्री लॉज की एब्सेंस के लिए कहा जा रहा था कि दहशतगर्दी बढ़ाने का बायस बन रही है, अब वो लॉज वापस आ गए हैं। तफसीलन गुफ्तगू ब्रेक के बाद। सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है। इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई है और मंजूरी दे दी गई है, मशरूत इजाजत दी गई है 6 रुकनी बेंच की जानिब से और 5-1 की लीड से यह फैसला आया है। यकीनन ये कहा जा रहा था काफी वक्त से, मिलिट्री लॉज की कमी, एब्सेंस की वजह से दहशतगर्दी बढ़ रही है। और हमने देखा है DI खान और भी बहुत सारे वाकयात जो गुज़िश्ता दिनों हुए हैं इंतहाई अफसोसनाक हैं और मुल्क में दहशतगर्दी की फजा परवान चढ़ रही है, जिसको हमें रोकना होगा, कंट्रोल करना होगा। अगर मिलिट्री लॉज और मिलिट्री कोर्ट्स इसमें कारगर साबित हो सकते हैं, पाकिस्तान के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, तो क्यों नहीं, वाई नॉट। आज ये फैसला भी आ गया है। गुफ्तगू करते हैं। हसन अयूब साहब, आपकी नजर में क्या अब दहशतगर्दी में कुछ कमी आएगी? देखिए, दहशतगर्दी में कमी आएगी या नहीं आएगी, लेकिन जो जासूस हैं, यानी आप ये देखिए कि बहुत से सिविलियंस ऐसे थे जो कि दिफा के इदारों में हसास मकामात पर जो है वो जॉब कर रहे हैं। तो जो 21D2 को उड़ा दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, अल्ट्रा वायरस करार दिया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से, तो कम से कम वो लोग जिनका मामला यानी आपको नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज थे, अगर उसमें किसी बंदे ने खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी की होती तो फिर उसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स की बजाय आम कचहरी में होना था। यानी आपने उसको यानी दहशतगर्दी की अदालत में तो नहीं लेके जा सकते थे, फिर आपने उसको सेशन जज के पास लेके जाना था। तो ये इस किस्म की चीजें ऐसी थी जो कि एक बहुत बड़ा जो है एक खला पैदा कर दिया था। जो 23 अक्टूबर का फैसला था 5 रुकनी बेंच का, जिसकी सरबराही मोसेस जस्टिस एजाजुल हसन साहब कर रहे थे। आई डोंट नो कि वो 103 अफराद जो कि 9 मई के वाकयात में मुलव्वस थे, वो एक सियासी जमात से उनका ताल्लुक है, तो उनकी खातिर उन्होंने एक ऐसा फैसला दे दिया के कोर्ट ने फैसले हैं जो कि बड़े बेंचेस के फैसले हैं, उसके ऊपर वो असरअंदाज हो रहे थे। यानी 5 रुकनी बेंच का फैसला 17 रुकनी बेंच के फैसले के ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने ऐसा फैसला दे दिया, शॉर्ट ऑर्डर दिया, और फिर जो सारा जो कानून थे यानी जो कि आपका 21D2 था उसी को उन्होंने उड़ा दिया। तो फिर ये एक बड़ा एक गैप, एक खला पैदा हो गया था, जो कि आज का जो 6 रुकनी बेंच है जिसकी सरबराही जस्टिस सदात तारिक मसूद कर रहे थे, उसने उसको सस्पेंड कर दिया है। अच्छा, अभी सस्पेंड भी कर दिया है और मिलिट्री जो कोर्ट्स के अंदर जो सिविलियन का ट्रायल है वो 103 अफराद की हद तक तो उन्होंने ट्रायल करने की इजाजत दे दी है, लेकिन फाइनल फैसले को मशरूत कर दिया अपने सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच के जो फाइनल फैसले से। दूसरी जो अहम बात यह है कि आज जिन जजेस ने यह फैसला दिया जो कि रियासत पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए बहुत अहम फैसला है और बड़ा खुशआइंद है, जिससे रियासत पाकिस्तान मजबूत हुई है, उनके खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोलिंग शुरू कर दी है
और ट्रोलिंग कौन कर रहे हैं? वो उसी सियासी जमात के जो हमारे साथी हैं वो कर रहे हैं। आपको खुदा का खौफ नहीं है कि वो कौमी सलामती के और नेशनल इंटरेस्ट को उन लोगों ने पसे पुश डाल दी है और इन जजेस की उन्होंने जो है वो तस्दीक शुरू कर दी है। और एक बड़े सीनियर एंकर को मैंने देखा, उसने अजीबोगरीब किस्म के ट्वीट्स किए हैं तो जो कि बेइंतहा शर्मनाक है, काबिल मुसम्मत है। और मेरे ख्याल के मुताबिक हमारे जो रियासती इदारे यानी FIA वगैरह को इस मामले को भी टेक अप करना चाहिए, गो कि आज़ादी राय का हक हर इंसान को हासिल है, लेकिन कौमी सलामती के जो अहम अमूर हैं उसके ऊपर कम से कम और जजेस को इस तरीके से प्रेशराइज करने की जो है इजाजत नहीं होनी चाहिए। राइट उमर साहब, हसन साहब, इमरान भाई आपकी तरफ आना चाहूंगा। क्या इस फैसले के बाद हम ये कह सकते हैं कि PTI वालों की मुश्किलात में अब कई गुना और इजाफा हो जाएगा? देखें, वो जो मुश्किलात हैं, जो हमें मुश्किलात नज़र आ रही हैं, वो सारी की सारी मुश्किलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खुद पैदा करता है। अग्रीड। बात अगर आपने शुरू करनी है तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से शुरू कर लें कि कोई क़यामत आ गई थी। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर आ गया था कि इन्होंने साइफर से लेके और फिर हर साजिश तक जो वो काम किए और सियासत करने की बजाय हर तरह की साजिश, यानी कि मैं तो कहता हूँ कि 2-2 साजिशें की। आज नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि मैंने रहीस शरीफ और बाजवा के खिलाफ साजिश नहीं की, लेकिन इमरान खान साहब ने तो बाजवा साहब और आसिम मुनीर साहब के खिलाफ साजिश भी की। जो 9 मई वाला वाकया है, ये बेसिकली तो वही है ना, और तो इसमें और कोई बात नहीं है कि उन्होंने एक आर्मी चीफ के खिलाफ या उनकी कुर्सी उलटने के लिए या उनकी कमांड को ख़त्म करने के लिए ये सारी साजिश तैयार की। ये मैं नहीं कह रहा, ये उस वक़्त का वज़ीर आज़म का इल्ज़ाम था या उस वक़्त के वज़ीर आज़म का ये इंकशाफ था, आप यूँ कह लें। तो ये सारे काम खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए हैं। अब अगर हमें उनसे खामखा की हमदर्दी हो रही है तो हमें अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अपोजिशन लीडर की कुर्सी के ऊपर बैठते 4 सूबों में या 4 जो यूनिट्स हैं उन पे उनकी हुकूमत थी, वफाक में थोड़ी देर के लिए अपोजिशन सहते, टाइम पे इलेक्शन हो जाते, ना इधर उधर की हाँकते तो ना 9 मई वाला वाकया होता, इस वक्त वो वज़ीर आज़म बन के बैठे होते। राइट। लेकिन उन्होंने जो है वो सीधा रास्ता इख्तियार करने की बजाय, चूंकि वो आए जिस तरीके के साथ थे, उनका बिलीव भी वही था, मुझे ये लगता है, तो उसी तरह उन्होंने वो वाले काम किए। उसका नतीजा ये निकला है कि अब अगर आप उनको सपोर्ट भी करना चाहें तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप उनको कहना चाहेंगे कि नहीं कि ये है वो कर दें, इट्स टू लेट। आप ये कह रहे हैं पानी सर से ऊपर गुजर चुका है, सजा इनको अब मिल के रहेगी। पानी सर से गुजर चुका है और मुझे लगता है कि ये अब जो है ना 109 जो है CRPC का, उसमें उसके तहत अब ये इमरान साहब के खिलाफ भी केस है, वो फौजी अदालत में चलेगा। राइट। अच्छा, मैं यही सवाल अब रख देता हूँ अपने लीगल एक्सपर्ट याया फरीद साहब के सामने। याया साहब, जो चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ इमरान साहब की बात में इजाफा करना मैंने। जी जल्दी प्लीज 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 हसन भाई। इमरान साहब बिल्कुल वजह फरमाया जो उन्होंने किया, लेकिन इसकी वजह ये थी कि वो डिक्टेशन ले रहे थे अपने सियासी गुरु से और वो अपने गुरु की डिक्टेशन से फैज़याब थे। तो वो फैज़याबी के चक्कर में उन्होंने ये गलतियां, ये ब्लंडर्स कमिट कर दी हैं, जिसकी वजह से उस जंग के अंदर जो साबिक चेयरमैन थे तहरीक इंसाफ के, वो मुलव्वस हो गए। जो जंग उनकी नहीं थी, जो लड़ाई उनकी नहीं थी, और फिर उसकी कॉस्ट उनको पे करनी पड़ी। और फिर 9 में भी जो जंग था और अपने सियासी गुरु राइट हसन भाई, इसीलिए तो कहते हैं कि फड्डा करना आसान है, निभाना मुश्किल। इफ यू वुड अलाउ मी, मैं याया साहब को शामिल गुफ्तगू कर लूं। याया साहब, आपकी नजर में क्या इम्पैक्ट आएगा अब इस फैसले का? देखिए, मेरे ख्याल में आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं है। इनफैक्ट ये एक जो अर्लियर जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, उससे सुप्रीम कोर्ट की जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस रही है 70 साल के अंदर, उसने उस एस्टैब्लिश्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिस्टॉर्ट किया था। और आज का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो यकीनन एक इंटरिम ऑर्डर है, लेकिन उस ऑर्डर ने रिस्टोर कर दी है उस पोजीशन को जो हमेशा से एक एक्सेप्टेड पोजीशन रही है सुप्रीम कोर्ट की। आप ब्रिगेडियर FB अली के केस से देख लें और टिल ये प्रेजेंट एरा सुप्रीम कोर्ट हमेशा इसको होल्ड करता रहा है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होता है, उसके पैरामीटर्स हैं। अगर आप पैरामीटर्स में फॉल नहीं करते तो आपका ट्रायल नहीं हो पाएगा उसमें।
तो आज का जो फैसला है वो एक क्यूरेटिव फैसला है, उसने सिर्फ क्योर कर दिया है जो प्रॉब्लम्स हो गई थी लास्ट ऑर्डर की वजह से। और जैसे हसन भाई ने कहा कि प्रॉब्लम्स हो गई थी, प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी जजमेंट ऐसी जिसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो और ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हों जो आप बाद में संभाल ही ना पाएं, ऐसी जजमेंट इम्प्लीमेंटेबल नहीं होती। और पास्ट में भी हमने ऐसी जजमेंट्स देखी हैं हमारी ही जुडिशियल हिस्ट्री में जो इम्प्लीमेंटेबल जजमेंट्स नहीं थी, और बाद में सालों साल के बाद सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू पिटिशन में उनको करेक्ट करना पड़ा। अब देखिए, कानून साजी किसी शख्स के लिए नहीं की जाती, वो किसी पार्टी के लिए, किसी इंसिडेंट के लिए नहीं की जाती। उसके पीछे एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है। मिलिट्री कोर्ट्स या सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होने की भी एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि आप नहीं चाहते कि अगर नेशनल सिक्योरिटी का के रिलेटेड इशू हो तो कोई भी लूप होल या कोई भी प्रीमियम एंटी स्टेट एक्टर्स को या दहशतगर्दों को या ऐसे लोगों को जो आपकी अफवाज को वीकन करना चाहते हैं, उनको कोई भी प्रीमियम या लूप होल मिले। इसी वजह से आपने ये कानून साजी की हुई है। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट की का जो अर्लियर जजमेंट थी, उससे तो राइट, ब्लैंकेट इम्यूनिटी मिल गई थी, और राइट, उसका जो इम्प्लीकेशन थी, देखिए जा रही थी जो आपके अपने से हो, आप उनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते थे। तो आज का फैसला बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है। और राइट। साथ साथ ये वाली बात जो उन्होंने सब्जेक्ट टू कर दी है टू द डिस्पोजल ऑफ द केस, मेरे ख्याल में ये भी बड़ी खुशाइंद बात है। बिकॉज देखिए, एक्सेस टू जस्टिस हर शहरी का एक फंडामेंटल राइट है। अब ये 103 लोग जो गिरफ्तार हैं, जो फौज की हिरासत में, देखिए इनमें से कुछ बेगुनाह लोग भी होंगे, लेकिन उनका इस तरह के ऑर्डर्स आने से जो प्रोसीडिंग्स है वो हॉल्ट हुई हुई थी। तो अच्छा है कि अब जब तक सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक हतमी फैसला नहीं देती, तो जब तक प्रोसीजर और प्रोसेस जो मिलिट्री कोर्ट्स में होता है, और मिलिट्री कोर्ट में भी एक प्रोसेस होता है, उसमें कानून शहादत एप्लीकेबल है, सीआरपीसी की शिर्क उसके ऊपर एप्लीकेबल है, उसमें भी आपने ट्रायल करना है, विटनेसेस देने हैं, एविडेंस लेना है, आर्ग्यूमेंट सुननी है। तो वो सारा प्रोसेस तो कंप्लीट हो, और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसके ऊपर फिर बाद में अनाउंसमेंट कर दी जाए कन्विक्शन है या नहीं है। तो कहीं से ये जो जजमेंट है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि पीटीआई के लोगों के ऊपर अब फैसले आ जाएंगे, और इसका ये भी मतलब नहीं है कि उनको रहा कर दिया जाएगा। मेरिट पे फैसले होंगे जो होने चाहिए, और मेरिट के ऊपर फैसले आने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया याया फरीद साहब, हसन अयूब साहब, इमरान शफकत साहब, आप तीनों खुसूसी मेहमानों का मैं बेहद मशकूर शुक्रगुजार हूँ। आपने अपना वक्त हमारे लिए निकाला। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा, आप कहीं में जाएगा। स्टे ट्यून्ड। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है। आज ये इजाज़त मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट से मशरूत इजाज़त मिली है। 6 रुकनी बेंच से 5-1 से ये फैसला आया है। और इसके बाद यकीनन जो पहले फैसला आया था जिसमें सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता था, उसके बाद मिलिट्री लॉज की एब्सेंस की वजह से काफ़ी सारे तज्ज़ियाकार यही कह रहे थे कि मुल्क में दहशतगर्दी की लहर बढ़ेगी, जो हमने बढ़ते हुए देखी है। और अब देखना यह है कि क्या इस दहशतगर्दी की लहर को कंट्रोल किया जा सकेगा या नहीं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, आप अपना कीमती वक्त हमेशा हमारे लिए निकालते हैं। वी आर सो ऑनर्ड एंड ऑब्लाइज्ड। अब्दुल्ला साहब, हाउ डू यू सी दिस डिसीजन और इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, यकीनन वक्ती तौर पर एक बहुत बड़ा रिलीफ आया है, एक मेरे ख़्याल में खुशाइंद फ़ैसला है और रियासत को रिलीफ मिला है। मौजूदा, जैसे आपने दहशतगर्दी की बात कही, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। वज़ीर आज़म साहब खुद इसका इकरार कर चुके हैं कि 60% इसमें इजाफ़ा हुआ है, और उस इजाफे की वजूहात जानने के लिए हमें बहुत सारे मुहर्रिकात के ऊपर निगाह रखनी पड़ेगी। उसमें सबसे पहला यह है कि हमारी जो रीजनल सिक्योरिटी है, उसके अंदर भारत का एक बहुत बड़ा किरदार बन रहा है। और भारत जो है वो डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन बराह रास्त के बजाय वो किसी दूसरी जगह से जो है वो अपना हमला करवाता है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है वो इस्तेमाल होती है, लेकिन ये भी गौर कर तलब बात है कि उस अफ़गान सरजमीन के पीछे जो है वो 5 कौंसल खाने हैं जो भारत ने वहाँ बना रखे थे, और जिनके लोगों के अंदर जो जहर उगला गया और जो उन्होंने अपने एजेंट्स वहाँ बना लिए, नतीजा जो निकला वो आपके सामने है। ये तो एक बात है। अब आपके सवाल की तरफ आ जाते हैं। आपका सवाल जो है वो बड़ा अहमियत का हामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के अंदर बाकायदा 11 और जो जजेस का एक बेंच तश्कील किया था।
उसके अंदर 6 जजेस ने जो है वो 6-5 के तनासिब से फैसला दिया था और उसके अंदर बाकायदा कहा गया था कि मिलिट्री कोर्ट्स को वैलिडेशन दी गई थी। उसके बाद 2017 में उस वक्त के चीफ जस्टिस ने भी वैलिडेशन दी। इंटरनेशनल कोर्ट्स जो हैं उन्होंने भी कहा कि ये एक रूटीन मैटर है, उन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। दुनिया के 30 ममालिक के तकरीबन ज़्यादा हैं जिनके पास जो है मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो नाफिजुल अमल हैं, जिनमें से खुद अमेरिका भी मौजूद है, उसके अंदर रूस भी है, उसके अंदर चीन भी है, उसके अंदर भारत भी है और अरब ममालिक भी हैं। तो पहली बात यह है कि कोई पाकिस्तान अनहोनी चीज़ नहीं कर रहा। इसी तरीके से जो मिलिट्री ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स बने हुए हैं 67 और गालिबन 58 के, तो वो हमें ये देखना है कि वो क्या है। उसके तहत जो है वो हज़ारों लोगों को पहले सज़ाएँ हो चुकी हैं इस ज़मीन में और मेरा ख़्याल है कि जो इंस्टिगेट करना एक बहुत बड़ा, किसी को भी अगर आप बराह रास्त जुर्म में शामिल नहीं हैं, लेकिन आप उकसा रहे हैं, तो मेरे ख़्याल है कि ये भी एक बड़ा अहम बात नुक्ता है। अब इसके अंदर एक और बात बड़ी अहमियत की हामिल है, वो ये है कि 3 हफ़्ते के बाद इसके ऊपर जो है वो बहस शुरू होगी। जब अदालत जो है वो खुलेगी, सॉरी तीसरे हफ़्ते जनवरी में, सॉरी 3 हफ़्ते कह रहा हूँ, तीसरे हफ़्ते जनवरी में, जब अदालतों की छुट्टियाँ ख़त्म होंगी। अब देखना यह है कि इस दौरान उसके ऊपर कोई मज़ीद पिटीशन आ सकती है, उसके ऊपर कोई लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दिया जा सकता है, कोई और लीगल या कानूनी नुक्ता जो है वो इसके अंदर निकाला जा सकता है। ये है बड़ा अहमियत का मामला। लेकिन अब जो है अब्दुल्ला साहब, अब ये बात भी वाज़ेह हो गई कि पीटीआई वाले कमज़ोर सिविलियन जुडिशल सिस्टम्स का फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे, किसी कानूनी सुकम का फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। जिस तरह बड़े बड़े दहशतगर्द रिहा हो जाते हैं हमारी सिविलियन अदालतों से, वो अब पीटीआई वाले नहीं कर सकेंगे। मेरा ख्याल है कि ये दो धारी तलवार है, पीटीआई को सिर्फ छोड़ दें बाकी लोग भी फायदा नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि जब बात निकलेगी ना तो उसकी गूंज बहुत दूर तक पहुंचेगी। उसमें फिर जो है वो जलसे के ऊपर भी जिक्र किया जाएगा, जिसके अंदर मियां नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त के आर्मी चीफ को बकायदा नाम लेके चार्ज शीट किया था। फिर ये बात यहाँ भी पहुंचेगी कि ईंट से ईंट जो आप बजा रहे थे वो किसकी बजा रहे थे। वो मेमो गेट स्कैंडल जो था, जिसका लुब्बे लुबाब ये था कि आइए पाकिस्तान की फौज के ऊपर हमला करें डॉन और लीक्स। उसके बदले में 100 बिलियन हमें दें डॉलर, और उसके बदले में जो है वो आप न्यूक्लियर जो है वो लेते चले जाएं। ये उसका लुब्बे लुबाब मेमो गेट स्कैंडल का है और इसके अंदर कोई और नहीं, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी और उस वक्त के डीजीआईएसआई जनरल अहमद शुजा पाशा जो हैं वो मौजूद थे और उन्होंने बकायदा इन राइटिंग जो है एफिडेविट दिया हुआ है। तो मसला ये है कि ये मामलात जो हैं ये यहाँ नहीं रुकेंगे, इसको आगे जाना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो अहम बात वो ये है कि 3 साल मैक्सिमम सजा इसकी हो सकती है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मतलब बड़ा वाज़े है। वो लोग जो कौमी राजों के अमीन हैं वो इसको अगर अफशा करते हैं तो फिर जाहिर है एक हद तक तो उसकी सज़ा ये भी है कि हैंग टिल डेथ, क्योंकि ये ट्रीजन के चार्ज के ऊपर चला जाता है और दुनिया में ऐसे कई जगह पे ट्रीजन के चार्जेस के ऊपर लोगों को सज़ाएं मिली हैं। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान को अगर हम पॉलिटिक्स को साइड पे रखते हुए सिर्फ एक कानून की निगाह से देखें तो मेरा ख्याल है कि एक इसको आप तलहा साहब, कोई भी हमारा जो सामीन और नाजरीन हैं वो इसको ये इग्नोर नहीं कर सकते कि ये वाक़यात नहीं हुए, ये वाक़यात हुए। इनकी एक इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए बकायदा और वो हुई भी है। और दूसरी तरफ जो है जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व था उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे ख्याल में इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अब जो क्या वाक़यात जो हुए इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि इसके अंदर जिन लोगों की ऑडियो लीक्स आई, जिनकी वीडियोस आई, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो हैं उनके हवाले से भी एक इसी से मिलता जुलता केस जो है वो भी आया। अब फोरेंसिक कराने में क्या प्रॉब्लम है? बाबर अवान साहब ने फोरेंसिक की वो जो दरख्वास्त जो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई थी उसको वापस ले लिया।
इसका सवाल का जवाब बाबर अवान साहब से पूछना चाहिए कि उन्होंने ऐसा किसके कहने पे किया, क्योंकि वकील तो वकील होता है, वो अपने क्लाइंट के पूछे बगैर तो काम करता नहीं है। तो फिर ये बहुत अहमियत का हामिल है कि अगर सिर्फ हमने इसको पॉलिटिक्स के ऊपर खेलना है और रियलिटी को जो है नजरअंदाज करना है, तो सुप्रीम कोर्ट जो भी काम करेगी वो कानून के एम्बिट में रह के करेगी। Right. इसमें एक ये भी नुक्ता था कि वो जजेस जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को 2015 के अंदर वैलिडेशन दी थी, अगर ये फैसला बरक्स हो जाता तो क्या उन जजेस के खिलाफ फिर कार्रवाई बनती थी, क्योंकि उन्होंने एक गलत फैसला दिया होता। तो ये मेरे ख्याल है कि ये एक फैसला अब्दुल्ला साहब, काश लेकिन ऐसा होता कि जो जजेस गलत फैसले दें उनके खिलाफ कार्रवाई होती। काश ऐसा होता। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है अब्दुल्ला साहब, विद योर परमिशन स्टे विद अस। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। सिपा सालार आला जनरल आसिम मुनीर अमरीका के दौरे पर है, और क्या हुस्न इत्तेफाक है कि अमरीकी सदर ने भारत जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि भारत मोदी हुकूमत का दहशतगर्द चेहरा पूरी दुनिया को नजर आ चुका है। ब्रेक के बाद तफसीलन डिस्कस करेंगे। यह भी एक बहुत बड़ी हकीकत है कि आने वाला वक्त इस पूरे खित्ते के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। जनवरी में बांग्लादेश के इलेक्शन हो रहे हैं, फरवरी में पाकिस्तान के हो रहे हैं, मई में भारत के इलेक्शन हो रहे हैं। इसीलिए नई सफबंदियां दुनिया भर की पावर्स की देखी जा रही हैं। लेकिन साथ साथ एक बड़ी खबर यह है, अमरीकी सदर जो बाइडेन ने भारत जाने से इनकार कर दिया। उनको जाना था अगले माह एक 4 मुल्की कॉन्फ्रेंस के लिए, जिसमें वो चीफ गेस्ट बन के जा रहे थे। साफ इनकार कर दिया। वजह क्या है? भारत की दहशतगर्दी अमेरिका में पकड़ी गई, भारत की दहशतगर्दी कनाडा में पकड़ी गई, भारत की दहशतगर्दी बर्तानिया में पकड़ी गई, भारत की दहशतगर्दी कतर में पकड़ी गई, भारत की दहशतगर्दी अफगानिस्तान में पकड़ी गई, भारत की दहशतगर्दी कश्मीर में पकड़ी गई, भारत की दहशतगर्दी पाकिस्तान में हमेशा पकड़ी जाती थी। लेकिन अब दुनिया को मालूम पड़ गया है कि मोदी हुकूमत से ज्यादा बड़ी दहशतगर्द हुकूमत कोई हो नहीं सकती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि वर्ल्ड पावर्स मिलकर इस मोदी को तो ठिकाने लगाएं। बहुत वक्त आ चुका है, क्योंकि अब यह खित्ता मजीद दहशतगर्दी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद, आई विल स्टार्ट विद यू। कितनी बड़ी खबर है ये बाइडेन का मना करना इंडिया जाने से? सर, बहुत बड़ी खबर। मैं कहूंगा कि देर है दुरुस्त है, और यही अमेरिकन, कैनेडियंस और जो यूरोपियन यूनियन के ममालिक थे जो कि इंडिया में रिस्पाइट तलाश करते थे बुग़्ज़ चाइना के सिलसिले के अंदर, उनको जब यही आग जो उन्होंने खुद लगाई थी और इंडिया को सपोर्ट किया था एक अनप्रेसिडेंटली तमाम महाजों के ऊपर, तो वो सिलसिले के अंदर वही आग जब उनके घर में पहुंची है, तो अब उनको इस चीज का एहसास हुआ कि कैसे इंडिया स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के लिहाज से अब जाना पहचाना शुरू हो चुका है। कनाडा की मिसाल जैसे आपने खुद कहा, अमेरिका देखें, कतर देखें, पाकिस्तान देखें, बांग्लादेश देखें, नेपाल देखें, भूटान देखें, हर जगह इसकी जो है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। बीजेपी की है क्या? बेसिकली बीजेपी इज नथिंग, आरएसएस की पॉलिटिकल फेस है। और जो आपने बिल्कुल सही एनालिसिस में करके कहा कि आपके अप्रैल मई के अंदर इनके लोकसभा के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और 1.4 अरब की जो आबादी है उसमें तकरीबन 1.1 अरब हिंदू है, और इसमें बीजेपी ने, स्पेशली मोदी ने, जिसका अमेरिका में दाखिला ममनू था जब तक ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था, तो उसने एक अल्ट्रा नेशनलिस्ट जो है हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को लेकर चला है, जिसमें जो मजहब को उसने आगे रखा है। तो इसने एक किस्म की मजहबी जुनून, जो मजहबी इंतहा पसंदी को हवा दी है, जो कि किसी सूरत भी खित्ते के लिए खास करके और दुनिया के लिए आमतौर पर जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और जो बुग़्ज़ चाइना में एक इंडिया को अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट देके एक अफरियत बनाया गया है, अब वही आग, वही उसने जब खुद इनको डसा, तो अब ये जो बाइडेन साहब ने इसके रिपब्लिक डे पे आने से मना किया है। और उसी सिलसिले के अंदर जो पिछले कुछ सालों पहले जो क्वाड बनाया गया था जापान, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिकन का, ताकि आप इंडो पैसिफिक के अंदर इंडिया जो साउथ चाइना सी है उसमें अमेरिकन के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर कर सके, तो उसी की समिट में उसने मना कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि सफारती और जो आपकी सियासी लेवल के ऊपर जो इंडिया की बहुत बड़ी अजीमत है, और मैं समझता हूँ कि इंडियन के जो डायस्पोरा है उसको भी इसका ख्याल करना चाहिए इंटरनेशनली, क्योंकि वो एक ऐसे लीडरशिप की बिल्कुल मुतहम्मिल नहीं हो सकती जो कि इंडिया के नाम का बदनाम किया उन्होंने, और जो सबसे बड़ी कहलाई जाने वाली डेमोक्रेसी है कि जिसके पास अभी खतरनाक तरीन हथियार भी हैं बुग़्ज़ चाइना के सिलसिले में। तो इन तमाम चीजों को चेक एंड बैलेंस में लाने की जरूरत है, अदरवाइज साउथ एशिया तो भुगत रहे, अब यूरोप और अमेरिका भी जब भुगतेंगे तब उनको पता चलेगा। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इंडिया के लिए खासी
ये एक शिकस्त है सफारती लेवल के ऊपर, और मैं समझता हूँ कि अब वेस्ट मिलकर जो है अपने जो पुरानी उनकी जो कॉपरेशन थी इंडिया के साथ उसको चेकमेट करेंगे, और जो है वो इसको इंडिया को कंट्रोल करेंगे ताकि दुनिया जो है इसके अजाब से जो है वो बच सके। अब्दुल्ला साहब, इंतहा पसंद हिंदू सोच रखने वाली मोदी हुकूमत, जिससे ना मुसलमान महफूज, ना सिख महफूज, ना मसीह महफूज, ना दुनिया, ना खित्ता महफूज, अब चेहरा बेनकाब हो चुका है। मोदी पहले ही 2 टर्म्स गुजार चुके हैं एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बहुत ज़रूरी है कि नैरेटिव बदला जाए। जो बाइडेन भी बड़ी मुश्किलात में अमेरिका में, अब्दुल्ला साहब, फ़लस्तीन जंग की वजह से 40% उनकी मकबूलियत कम हुई है। तो इस वक्त दोनों लीडर्स मैं देख रहा हूं अपने अपने मुल्क में मुश्किलात का शिकार हैं। दोनों ने इलेक्शंस भी कराने हैं। दोनों बड़े गहरे यार थे, लेकिन अब यारों में फासले बढ़ गए हैं। इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं अब्दुल्ला साहब इसका? ब्रिगेड साहब ने बहुत खूबसूरत, और आपने तमाम बातों को तो दरिया को कूजे में बंद कर दिया। मेरे लिए आपने कुछ छोड़ा ही कोई नहीं है। बहरहाल इसके अंदर जो गौर तलब बात है वो ये है कि जो भारत से उम्मीदें थी अमेरिका को, क्योंकि डिफेंस स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन जो है ये इनका था, पार्टनरशिप, सॉरी। अब पार्टनरशिप क्या होती है? यानी कि जब आपको फ़वाइद हासिल होते हैं, चाहे वो साउथ चाइना सी में हो, चाहे वो आपको यूरोप में हो, चाहे वो दीगर जगहों पे हो, वहाँ आप जो है उसका मुनाफा भी कमाते हैं, और जो होता है वो मिल बांट के खाया जाता है। इस कॉपरेशन को यूक्रेन के अंदर बहुत बुरी तरीके से धचका लगा। ये सिर्फ पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ जब जनरल मैटिस जो है वो अफगानिस्तान के अंदर 5000 सोल्जर्स को मांगने आए भारत के अंदर, और भारत ने टकाशा इनकार कर दिया। और अफगानिस्तान के अंदर ये एक बहुत बड़ा धक्का था अमेरिका को। लेकिन क्योंकि वहाँ रेडनेक अमेरिकन्स जो हैं, जो कि बुनियादी तौर पर एक, जिसको आप कहते हैं कि एक बिल्कुल अमेरिकनाइज्ड वहाँ के बीजेपी जो है, तो वो लोग जो हैं वो इस बात के ऊपर बहुत वावेला कर रहे हैं कि हमें इस सारे सिलसिले में क्या मिला। और इंडिया जो था वो तो हमेशा से रशियन कॉरिडोर के साथ खड़ा था। वो अचानक जो है उसने अमेरिका की तरफ अपना रुख इसलिए फेरा कि उसको कुछ वहाँ से हासिल होना चाहता था। और आप देख लें कि कमिला हैरिस हैं, या इसी तरीके से व्हाइट हाउस के जो स्टाफर्स हैं, जो उनकी अदलिया के अंदर लोग बैठे हैं, वो भारतीय निजात लोग हैं। और ज़्यादातर कांग्रेसमैन और जो सेनेटर्स हैं, उनके जो नीचे स्टाफ वर्क करने वाले लोग हैं, वो भारतीय निजात लोग मौजूद हैं। अब अगर भारत की इकोनॉमी को देख लिया जाए तो 65% उनका जो मामला है वो सारा आईटी रिलेटेड बिजनेस है। वो उसके अंदर कहीं भी प्रोडक्शन की बुनियाद के ऊपर काम नहीं हो रहा। तो ये आईटी रिलेटेड बिजनेस एक वक्त में 2001 तक पाकिस्तान के पास था, और इसी तरीके से दीगर दुनिया के ममालिक में था, और हम जो है वो बूमिंग इकोनॉमी थी। नतीजा ये निकला कि जैसे अभी ब्रिगेड साहब ने फरमाया कि चाइना की जो मोहब्बत है, चाइना को बैलेंस करते करते इंडिया ने अपना एक पार्टनर यहाँ ढूंढ लिया। नतीजा ये हुआ कि उस पार्टनर ने उनको वो मुकाम नहीं दिया। ना ही उसने ईरान के साथ अपनी तिजारती रास्ते बंद किए, ना ही उसने यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका का साथ दिया, और ना ही दीगर अमूर के ऊपर जो रूस के साथ ताल्लुकात थे उसके अंदर भी उसने जो है वो एक बड़ा बैलेंस जो है कायम करा। और साथ ही साथ वो ब्रिक्स के अंदर भी जो है वो जा शामिल हुआ। ये तो अमेरिका की पीठ पे डायरेक्ट खंजर था। अब इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जनरल आसिम मुनीर साहब अमेरिका के दौरे पे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट भारत की जो है एक इंतहाई गलत किस्म का, एक इंतहाई जो है वो मैं कहूँगा लाकानूनियत का, बल्कि कैंगरू कोर्ट का फैसला आया, और उसने कश्मीर को जो है वो वैलिडेट कर दिया। और हद ये है कि मैं 3 हरफ भेजता हूं उस चीफ जस्टिस के ऊपर जिसने उसको अटूट अंग कह दिया भारत का। भाई ये तो हिंदुत्व की जबान थी, आप तो चीफ जस्टिस बने हुए, तो इसके लिए भारत का तो कोर्ट का तो भरम है वो टूट गया। लेकिन अब सैबोटाज किया गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दौरे को एक ऐसे वक्त में जब वो लैंड किए और ये फैसला आ गया। तो पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन अब भारत जो है ना वो जलते तवे पे बैठा होगा। इस टाइम पे वो वावेला करेगा कि जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब इधर गए हैं, इधर बाइडन साहब ने दौरा कैंसिल कर दिया। आपने जिन 3 ममालिक के इलेक्शन का जिक्र किया उसमें चौथा मुल्क जो है वो अमेरिका भी शामिल है, जो लेम डक प्रेसिडेंट हो जाएगा। तो प्रेसिडेंट बाइडन की जो उनकी पार्टी है
उसकी तरफ से प्रेशर माउंट हो रहा है कि जनाब आप इंडिया के साथ किस हद तक जाना Right, चाहते sir. हैं। आपने एक तरफ इसराइल के अंदर दलील करके रख दिया पूरी दुनिया के सामने, और आज जो है आप इंडिया के साथ भी चलेंगे। तो हमें इस सारे चक्कर में, आपको पता है गोरा तो सिर्फ जो है वो टेक करता है, यानी कि जो कुछ उसको हासिल हो सकता है, गिव करने वाला तो वहां तरीका कोई नहीं है। तो आज मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी थी उसके अंदर एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, और ये ऐसे वक्त में हुआ है जब हमारे सिपा सलार वहां मौजूद है। Right. और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि सिपा सलार को मैं इसको पर्सनली जानता हूं कि अमेरिकनों ने कई दफा दावत दी, वो नहीं गए उनकी दावत के ऊपर। हद यह है कि सेंटकॉम के कमांडर आके दावत दी। आप जरा तस्वीर देखें कि उनको सिविल कपड़ों में मिले हैं अपने घर के अंदर, उनको दफ्तर में नहीं मिले, उनको जीएचक्यू बुला के जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिलवाया गया। ये बहुत इशारे हैं, अगर Agreed. कोई समझे तो। अग्रीड। लास्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम ब्रिगेडियर अहमद सईद साहब आपसे लेना चाहूंगा। वैसे इत्तेफाक को सर मैं अल्लाह के काम कहता हूँ, देयर इज नो सच थिंग एज कोइंसिडेंस, सब अल्लाह के हुक्म से दुनिया चलती है। तो ये भी अल्लाह का ही हुक्म था, अल्लाह की रज़ा ही थी। मैं कहूँगा कि हमारे आर्मी चीफ वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ के सदर ने भारत जाने से इनकार कर दिया। यकीनन ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जनाब मुनीर के एजेंडे पर जो भारत की खित्ते के अंदर उसकी जो कार्रवाई है, स्पेशली जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के हिसाब से उनके एजेंडे पर सरफहरिस्त रहा होगा। इसके साथ साथ जिस तरह से वो टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से अफगानी अबूरी गवर्नमेंट के अंदर उसकी इंग्रेस है, जैसे वहां पाकिस्तान के अंदर कुलभूषण यादव का जो जिंदा मिसाल हमारे सामने है, और अब तो उसको ऑगमेंट करने के लिए कनाडा, अमेरिका और यूके के अंदर जिस तरह की कार्रवाइयां अमेरिकन जो इंडियन रॉ ने जो की हैं, जिसका भी खुद उनके पास वाज़ेह सबूत है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी सिपह सलार के जो एजेंडा है, ये टॉकिंग पॉइंट्स उसके जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में वहां पे मौकन में होगा, वाशिंगटन में सरफहरिस्त है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, कोइंसिडेंस है, और इसमें खासी इसको इंडिया को हजीमत भी उठानी पड़ी, क्योंकि अब वो बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। और देखिए कि अभी दुनिया जो है उसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है, एक ऐसी अफरियत को, एक ऐसे मुल्क को जो कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के नाम से जो है पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है, और वहां पे जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट इसकी इस वक्त है बीजेपी की, वो ही बुरी तरह एक्सपोज हुई है। तो मैं समझता हूँ कि अब इंडियंस जो अपने खुद डोमेस्टिक जो पब्लिक है, लोकल्स वहां पे, उनको खुद अपने मुल्क की खातिर सोच के और इस तरह के अमन पसंद किस्म की कोई गवर्नमेंट लेकर आए जो कि खित्ते में ना सिर्फ अमन को इंश्योर करें बल्कि दुनिया के अमन को भी लुज़े खाते रखें। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद साहब एंड अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, थैंक यू सो वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर, आपने अपना वक्त निकाला। यकीनन प्रोग्राम के आखिर में मैं यही कहूँगा और दुआ करूँगा अपने रब से, हमेशा दुआ से मैं इख्तिताम करता हूँ कि या अल्लाह ताला हमें निजात दिला मोदी जैसे दहशतगर्द से, क्योंकि इसकी वजह से पूरे खित्ते में, पूरी दुनिया में अमन व अमान की सूरत हाल तबाह हो चुकी है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।